बावजूद ये दोनों कंट्रीज न सिर्फ शेप और साइज में एक जैसे हैं बल्कि इनकी जियोग्राफीज और नेचुरल रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों ही कंट्रीज में ऑलमोस्ट एक जितने ही ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं और दोनों ही कंट्रीज दुनिया के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के बिल्कुल ऊपर है। ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल एज पर है और पर्शियन गल्फ से आने वाला सारा तेल और गैस यहाँ गल्फ ऑफ ओमान से ही गुजरकर बाकी दुनिया को जाता है। इसी तरह यमन बाबल मंदेब स्ट्रेट के बिल्कुल साथ है। बाबल मंदेब ही वो पॉइंट है जहाँ से एशिया और यूरोप का 80% ट्रेड गुजरता है। ये यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट करने का सबसे छोटा रूट है। तो ये दोनों कंट्रीज जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हैं। इसी तरह दोनों ही कंट्रीज में अरब्स रहते हैं जिनका कल्चर और जुबान ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों ही कंट्रीज में सुन्नी मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, गो के यमन में जैदी शिया भी हैं जिनके पास आजकल यमन का कंट्रोल है, मगर वो सुन्नी के मुकाबले में थोड़े हैं। इसी तरह ओमान में 45% लोग इबादी फिरके से हैं जबकि बाकी 45% पॉपुलेशन सुन्नी है और सिर्फ 5% शिया मुस्लिम्स हैं। लेकिन एथनिकली ये दोनों कंट्रीज हैं अरब ही। लेकिन अगर हम इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ ओमान है जो मिडिल ईस्ट की डेवलप्ड तरीन इकोनॉमीज में से एक है जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.82 है। याद रहे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 to 1 के स्केल पर मेजर होता है, 1 being the highest and 0 obviously being the lowest। और ये इंडेक्स किसी भी कंट्री के लोगों की खुशहाली बताता है। दूसरी तरफ यमन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सिर्फ 0.42 है और इसका जीडीपी पर कैपिटा 9th लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। यमन के ही दूसरे पड़ोसी सऊदी अरेबिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.87 है। तो एक ऐसा कंट्री जिसके पड़ोस में इतने अमीर मुल्क हों, वो इस हाल में क्यों है कि उसकी 82% आबादी शदीद गरीबी का शिकार है। उनके पास खाने पीने, एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक नहीं। और पिछले 60 सालों से उस मुल्क में ऐसी आग लगी हुई है जिसमें लाखों लोग जल चुके हैं। 2014 से तो यमन में ऐसी भयानक सिविल वॉर शुरू हुई है जिसमें 80,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों को यमन छोड़कर जाना पड़ा है। आज का यमन सिर्फ ज्योग्राफी की सेंस में एक कंट्री है। इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर यमन बहुत से ग्रुप्स और फिरकों में डिवाइडेड है जिन्हें डिफरेंट कंट्रीज बैक कर रहे हैं। एक तरफ हौसी हैं जिनका यमन के बड़े बड़े शहरों पर कंट्रोल है और जिन्हें ईरान की फुल सपोर्ट है। इसी तरह यमन के सेंटर और सदर्न साइड पर ये वाइट एरियाज वो हैं जहां पर अलकायदा का कंट्रोल है। रेड हाईलाइटेड एरियाज वो हैं जहां पर दूसरे सुन्नी ग्रुप्स का कंट्रोल है जिन्हें सऊदी अरब और यूएई बैक करते हैं। और ये येलो हाईलाइटेड एरिया सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के कंट्रोल में है जो सदर्न यमन को बाकी यमन से अलहदा करना चाहते हैं। यमन इज डीपली डिवाइडेड, लेकिन यमन इस हालत तक पहुंचा कैसे? ओमान जैसी ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद वो उससे इतना पीछे क्यों है? यमन और ओमान के इन डिफरेंसेस के पीछे इन दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लीडरशिप का बहुत ही बड़ा हाथ है। सबसे पहले चलते हैं दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री में। दोनों ही मुल्क 16th सेंचुरी में नॉन अरब पावर्स के कंट्रोल में थे। 1519 में ऑटोमन एम्पायर ने सारे नॉर्दर्न यमन पर कब्जा कर लिया और अगले 400 साल तक वर्ल्ड वॉर 1 के खात्मे तक यमन ऑटोमन एम्पायर के ही कंट्रोल में रहा। दूसरी तरफ ओमान पर पोर्चुगीज एम्पायर ने 1507 में कब्जा कर लिया और उसे अपनी कॉलोनी बना लिया। लेकिन पोर्चुगीज एम्पायर का ओमान पर यह कंट्रोल सिर्फ अगले 100 साल तक रहा क्योंकि लोकल ओमानियों ने इकट्ठे होकर पोर्चुगीज एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल की और उन्हें 1650 में यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया और उनसे मस्कत का कंट्रोल वापस ले लिया और यहीं से शुरुआत हुई ओमानी सल्तनत की। ओमानियों ने पोर्चुगीज का सी ट्रेड एक्सपीरियंस यूज करते हुए पूरे इंडियन ओशन में ट्रेड का जाल बिछा दिया। आज के ईरान से लेकर पाकिस्तान, इंडिया और ईस्टर्न अफ्रीका तक का सारा ट्रेड ओमानी सल्तनत के कंट्रोल में था। मस्कत से लेकर अफ्रीका में जंजीबार तक का सारा हिस्सा ओमानी एम्पायर का हिस्सा ही माना जाता था। फिर 1872 में ओमान और ब्रिटिश एम्पायर में प्रोटेक्टोरेट एग्रीमेंट हुआ जिसके मुताबिक ब्रिटिश एम्पायर ओमान को प्रोटेक्शन देगी और बदले में ओमान के रिसोर्सेज और जमीन में उसका हिस्सा होगा। ये एग्रीमेंट 1951 में जाकर खत्म हुआ और उसी साल ओमान ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल से आजाद हो गया। इसके बाद ओमान में जो सुल्तान आए वो बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव थे, इतने ज्यादा कि उन्होंने ओमान में लिटरली सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बैन कर दी। मतलब इस हद तक सख्ती की कि आप 15 मिनट से ज्यादा पब्लिक में बात नहीं कर सकते थे, सन ग्लासेस नहीं पहन सकते थे। यही वजह है कि लोगों में अनरेस्ट बढ़ने लगा और सुल्तान की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। ये वो वक्त था जब अरब की ऑयल इंडस्ट्री बूम कर रही थी और सारा यूरोप इस तेल पर डिपेंडेंट था और ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कोई इंस्टेबिलिटी हो और
और ओमान जैसा कंट्री जो इतनी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट जगह पर है वो उनके हाथ से निकल जाए। इसीलिए ब्रिटिश ने 1970 में सुल्तान के बेटे काबूस बिन सैद को अपने ही बाप के खिलाफ कू के लिए उकसाया और 23 जुलाई 1970 को सुल्तान के ही बेटे ने उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। लेकिन ओमान के लिए ये कू बहुत ही खुशकिस्मत साबित होने वाला था। सुल्तान काबूस एक इंतहाई जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो कि सुल्तान काबूस डेमोक्रेटिक नहीं थे, मगर अपने लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। उन्होंने अगले चंद सालों में ओमान और ओमानी सोसाइटी को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1970 में जब वो सुल्तान बने तो पूरे ओमान में सिर्फ 3 स्कूल, 19 हॉस्पिटल्स और सिर्फ 10 किलोमीटर की पक्की सड़क थी। अगले सिर्फ 15 सालों में सुल्तान काबूस ने ओमान का नक्शा बदल दिया। 1985 तक ओमान में 500 स्कूल, 100 हॉस्पिटल्स और 3000 किलोमीटर तक की पक्की सड़कें बन चुकी थी। इसके साथ ही सुल्तान काबूस ने ओमान में गुलामी पर पाबंदी लगा दी। औरतों को वोटिंग राइट्स दिए ताकि वो मजलिस शूरा और म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स चुन सकें। सुल्तान काबूस ने ऑयल से आने वाला लिटरली सारा पैसा अपने लोगों की खुशहाली के लिए खर्चना शुरू कर दिया। सुल्तान काबूस ने ओमानाइजेशन की भी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके मुताबिक ओमान में तेल और गैस निकालने के लिए आने वाली फॉरेन कंपनीज पर लाजिम था कि वो लोकल ओमानी वर्कर्स को रखेंगे और उन्हें ट्रेन करेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता ओमानी वर्कर्स इतने ट्रेन हो जाएं कि ओमान की फॉरेन लेबर और कंपनीज पर से डिपेंडेंस खत्म होती जाए। ओमानियों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाने लगा। और सिर्फ यही नहीं, सुल्तान ने महसूस किया कि बहुत जल्द दुनिया ऑयल के ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगी और ओमान के पास इसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। इसी के हल के लिए ओमान ने टूरिज्म को भी प्रमोट करना शुरू किया। सिर्फ 2023 में ओमान में 40 लाख के करीब टूरिस्ट आए और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की। इसके अलावा ओमान में भरपूर रिलीजियस फ्रीडम दिया गया। चाहे कोई शिया हो, सुन्नी हो या इबादी हो, हर एक को मुकम्मल आजादी है। इसी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से ओमान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी मीडिएटर का रोल प्ले करता है। सऊदी अरब और ईरान की पीस डील भी ओमान ने फैसिलिटेट की। इवन इसराइल और ईरान में भी पीस एग्रीमेंट्स करवाने की सुल्तान काबूस ने काफी कोशिश की। 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली न्यूक्लियर डील भी ओमान की वजह से ही हुई थी। ओमान अभी तक मिडिल ईस्ट में होने वाले सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, चाहे वो ईरान इराक वॉर हो, हौसी और सऊदीज की लड़ाई हो या फिर कतर का बॉयकॉट हो। ओमान की इसी न्यूट्रलिटी ने उसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड बना दिया है। सारे मिडिल ईस्ट की पीस डील्स ओमान के थ्रू ही होती हैं। तो एक तरफ तो तरक्की और कामयाबी की दास्तान है, मगर ओमान के ही पड़ोस में यमन एक बिल्कुल ही दूसरी कहानी है। अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि यमन 16th सेंचुरी से वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा था। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है जिक्र करना यमन के एक जियोग्राफिक फैक्ट का, जिसका हिस्टोरिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और वो फैक्ट है यमन की ये माउंटेन रेंज। ये वो सारा एरिया है जहाँ से यमन में ज़ैदी शिया मूवमेंट शुरू हुई। ये लोग इन पहाड़ों की वजह से बाहर की दुनिया से कट ऑफ थे और इसीलिए ये यमन के साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सऊदी अरब की कोस्टल पट्टी वाले सारे एरियाज जैसे कि मक्का, मदीना और जद्दा में रहने वाले लोग इंटीरियर सऊदी अरेबिया जैसे कि रियाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों से ज्यादा खुले जहन के थे, क्योंकि कोस्टल एरियाज ट्रेड रूट से कनेक्टेड होते हैं और इसीलिए यहाँ पर रहने वालों का बाकी दुनिया से इंटरेक्शन रहता है। और जब इंटरेक्शन होता है तो जाहिर है उनका एक्सपोजर, उनकी टॉलरेंस बाकी लोगों की बनिस्बत ज्यादा होती है। ऐसा ही सिनेरियो कुछ यमन का भी था। ये ज़ैदी शिया 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ते रहे थे और जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई तो इस पावर वैक्यूम में इन्हें मौका मिला और इस ग्रुप ने सारे नॉर्दर्न यमन पर कब्जा करके यहाँ पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया, जिसे मुतवक्किलाइट किंगडम के नाम से जाना जाता था। यही ग्रुप आगे चलकर वो होसी मूवमेंट बना जिसे आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सिचुएशन ये थी कि नॉर्दर्न यमन में इस ज़ैदी ग्रुप का कंट्रोल था, जबकि सदर्न यमन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ज़ैदी शियाज को इमाम याहिया लीड कर रहा था, जिसे एक बहुत ही सख्त और इंटॉलरेंट बादशाह माना जाता था। हिस्टोरिकली ये पता चलता है कि इमाम याहिया दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स जैसे कि सुन्नी, क्रिश्चियंस या ज्यूज के मामले में काफी सख्त थे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न यमन में रहने वालों में इमाम के खिलाफ बहुत शदीद गुस्सा था। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है जिससे आपको पता चलेगा कि ये रिलीजन और देश कार्ड सिर्फ आवाम को बहकाने के लिए यूज होता है। ऊपर के लेवल पर एलिट्स के लिए असल चीज उनका अपना मफाद होता है। असल में 1962 में नॉर्दर्न यमन में सुन्नी मिलिट्री कमांडर्स ने ज़ैदी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी और एक मिलिट्री कू के जरिए इमाम को हटाकर अरब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। लेकिन ये कोई आम कू नहीं था, ये एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर थी जिसमें अरब नेशनलिस्ट पार्टी को इजिप्ट सपोर्ट कर रहा था, जबकि शिया ज़ैदी किंग को सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्रीज बैक कर
रहे थे। इजिप्ट यमन में भी इजिप्शियन स्टाइल की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चाहता था, जबकि सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज डरे हुए थे कि अगर यमन में बादशाहत खत्म हुई तो कल को ये इनकलाब उनके मुल्कों में भी आ सकता है, और इसीलिए सऊदी अरब और बाकी सारा अरब जैदी किंग को सपोर्ट कर रहा था। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, राइट? सऊदी अरब जो कि शिया मूवमेंट का सबसे बड़ा मुखालिफ है, वो नॉर्दर्न यमन में शिया किंग को सपोर्ट कर रहा था। इन प्रॉक्सीज के नतीजे में नॉर्दर्न यमन में एक खूनी सिविल वॉर शुरू हुई जो अगले 8 साल तक जारी रही, और इसमें 1 से 2 लाख के करीब लोग मारे गए। ये सिविल वॉर फाइनली 1970 में जाकर खत्म हुई, जब इजिप्ट बैक नेशनलिस्ट पार्टी जीती और जैदी ग्रुप को हुकूमत से उतार दिया गया। लेकिन जब नॉर्दर्न यमन में ये सिविल वॉर चल रही थी, वहीं सदर्न यमन में एक और रेवोल्यूशनरी ग्रुप उठकर यहाँ पर मौजूद ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा था, और 1967 में उसने ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालकर सारे सदर्न यमन का कंट्रोल ले लिया। इस ग्रुप का नाम था नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो 1970 में यमन 2 हिस्सों में बंट चुका था। नॉर्थ में इजिप्ट बैक्ड अरब नेशनलिस्ट्स का कंट्रोल था, जबकि साउथ में एक रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड ग्रुप का कंट्रोल था, जिन्हें नॉर्दर्न यमन से आजादी चाहिए थी। यही वो टाइम था जब यमन में एक नई प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई। अमेरिका ने नॉर्दर्न यमन की अरब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को बैक करना शुरू किया, जबकि सोवियत यूनियन ने सदर्न यमन के कम्युनिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि ये शायद पूरे मिडिल ईस्ट में वो अकेला कंट्री था जहां पर कम्युनिज्म की सपोर्ट थी। दूसरी तरफ सारी अरब किंगडम्स थी जो जैदी किंग के हारने पर बहुत परेशान थे, मगर उससे भी ज्यादा परेशान वो सदर्न यमन के कम्युनिस्ट ग्रुप से थे, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो वैसे ही बादशाहत के बहुत खिलाफ थी। इसीलिए सारे अरब किंगडम्स ने ना चाहते हुए भी नॉर्दर्न यमन को सपोर्ट करना शुरू किया। नॉर्थ और साउथ यमन में अगले 8 साल मुसलसल कशमकश रही, और फिर फाइनली 1979 में अरब लीग की रिक्वेस्ट पर दोनों तरफ के लीडर्स ने पीस एग्रीमेंट किया और यमन को इकट्ठा करने का ऐलान किया। लेकिन ये सब होने में 10 साल लग गए, और फाइनली 1990 में नॉर्थ और साउथ यमन इकट्ठे हुए और वर्ल्ड मैप पर रिपब्लिक ऑफ यमन वजूद में आया, और अली अब्दुल्ला सॉले रिपब्लिक ऑफ यमन के पहले प्रेसिडेंट बने। अब्दुल्ला सॉले 1990 से 2012 तक यमन के प्रेसिडेंट रहे, और वो न सिर्फ यमन बल्कि पूरे अरब की हिस्ट्री के सबसे करप्ट तरीन प्रेसिडेंट साबित हुए। 2012 की यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सॉले ने अपनी 22 साला हुकूमत में हर साल यमन की ऑयल सब्सिडी प्रोग्राम से $2 बिलियन की चोरी की, और उनसे अपनी फैमिली के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में एसेट्स बनाए। एक तरफ जहां सुल्तान काबूस ओमान के तेल का सारा पैसा अपनी आवाम पर लुटा रहा था, वहीं दूसरी तरफ यमन में अब्दुल्ला सॉले दोनों हाथों से यमनी आवाम का पैसा लूट रहा था। और सिर्फ करप्शन ही नहीं, सॉलेह ने और भी बहुत सी गलतियां की। सबसे पहले तो जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो सॉलेह ने सद्दाम को पॉलिटिकली सपोर्ट किया, हालांकि वो जानता था कि सऊदी अरब और दूसरे अरब कंट्रीज सद्दाम के खिलाफ हैं। सऊदी अरब को सॉलेह की इस हरकत पर इतना गुस्सा था कि जब इराक ये जंग हारा तो सऊदी अरब ने यमन को दी जाने वाली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड बंद कर दी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सऊदी अरब में काम करने वाले 8 लाख यमनी वर्कर्स को भी वापस यमन डिपोर्ट कर दिया। इन दोनों एक्शन से यमनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा शॉक लगा। अभी यमन इस इकोनॉमिक शॉक से रिकवर कर ही रहा था कि 1994 में सदरन यमन ने सॉलेह की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। सॉलेह ने इन बागियों से लड़ने के लिए अलकायदा को यमन में स्पेस दी, लेकिन इस एक्शन का नतीजा अगले आने वाले कई सालों तक यमन को भुगतना पड़ा। यमन में अब डिफरेंट ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे। साउथ में कम्युनिस्ट थे, सेंटर में अलकायदा थी, जबकि नॉर्थ में अरब नेशनल्स और जैदी शिया थे। यमन अब एक टाइम बॉम्ब था जो किसी भी वक्त फट सकता था, और ऐसा ही हुआ। सॉलेह की गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में नफरत बढ़ती गई, और लोगों में जो लावा पक रहा था वो 2011 में अरब स्प्रिंग्स के साथ ही यमन में भी फट पड़ा। इस खूनी मूवमेंट ने अब्दुल्ला सॉलेह की गवर्नमेंट उल्टा दी। सब ग्रुप्स अब यमन का कंट्रोल लेने के लिए लड़ रहे थे। नॉर्दर्न साइड पर जैदी शिया अब ईरान की बैकिंग के साथ बहुत पावरफुल हो चुके थे, और उनका नया नाम था होसी। होसी एक तरफ सॉलेह की गवर्नमेंट, एक तरफ अलकायदा और दूसरी तरफ साउथ के सुन्नी ग्रुप्स के साथ लड़ रहे थे। इस लड़ाई का क्लाइमैक्स हुआ 2014 में, जब होसियों ने सॉलेह के सपोर्टर्स को शिकस्त देते हुए यमन के कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया और यमन की गवर्नमेंट का भी कंट्रोल ले लिया। और यहीं से फिर यमन में वो खूनी सिविल वॉर शुरू हुई जो आज की डेट तक चल रही है। आज यमन वर्ल्ड पावर्स का बैटल ग्राउंड बन चुका है। ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, रशिया सब अपने अपने फायदे के लिए अपनी पसंद के ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर इन प्रॉक्सीज की सजा यमन के आम लोगों को मिल रही है। आज हाल ये है कि 20% यमनी लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों नौजवानों का कोई फ्यूचर नहीं है, और हर गुजरते वक्त के साथ यमन इन प्रॉक्सी मुल्कों की डर्टी पॉलिटिक्स का होम ग्राउंड बनता जा रहा है। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में बार बार लीडरशिप का जिक्र करता हूँ। जिस खुशकिस्मत मुल्क को अच्छी लीडरशिप नसीब हो जाए उसकी तकदीर बदल जाती है।